छात्रों, अब आपका आता है फिफ्थ पेपर, जिसका पेपर कोड है E401, असिस्मेंट फॉर लर्निंग। हिंदी में कहेंगे अधिगम के लिए मूल्यांकन, यूनिट फर्स्ट, आंकलन और मूल्यांकन। इसके अंतर्गत दो बातें आ जाती हैं हमारी। नंबर 1 आता है मापन और नंबर 2 आता है मूल्यांकन। अब मापन की तरफ चलते हैं। मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु या क्रिया के गुणों को संक्षिप्त रूप में प्रकट किया जाता है और उसकी विशेषता को देख परख कर मानक शब्दों, चिन्हों या इकाइयों में प्रकट किया जाता है। इसमें मापनकर्ता विशेषता नापने के लिए कुछ उपकरणों और विधियों का प्रयोग करता है। इस प्रकार मापन दो प्रकार का होता है, एक गुणात्मक और दूसरा मात्रात्मक। गुणात्मक में प्राणियों में जो गुण देखे जाते हैं, जैसे मनुष्यों के रंग, रूप, जाति, लिंग आदि। मात्रात्मक में मनुष्यों का आकार, लंबाई, चौड़ाई आदि। अब मापन के कुछ पद होते हैं जिनके आधार पर हम शैक्षिक मापन क्रिया करते हैं। वे गुण होते हैं उद्देश्य या लक्ष्य, उपयुक्त मापन के उपकरण और विधियां, फिर हम परिणाम और लेखन आदि का प्रयोग करते हैं। आंकलन में हम करते हैं जिसके द्वारा किसी वस्तु, प्राणी या क्रिया के किसी गुण को सामान्य रूप से देखा या परखा जाता है या व्यक्त किया जाता है, वह आंकलन कहलाता है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के विभिन्न अंगों की उपयोगिता, शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों की योग्यता, क्षमता, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियां तथा मनोवैज्ञानिक गुणों का आंकलन किया जाता है। आंकलन के कुछ पद होते हैं, जैसे लक्ष्यों को निर्धारित करना, उपयुक्त उपकरण, आंकलन उपकरण, विधि का चयन करना, उनका प्रयोग करना, प्राप्त परिणामों को लिखना और आंकलन करके निष्कर्ष निकालना होता है। सीखने का भी हम आंकलन करते हैं। सीखने की प्रक्रिया के बाद सीखे हुए ज्ञान की जांच करके यह पता लगाया जाता है कि बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों का कितना विकास हुआ है और उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है। इसको हम मापन कहेंगे। आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन वह शैक्षिक सत्र के अंत में की जाने वाली प्रक्रिया है जो आंकलन के परिणाम के बाद शुरू होती है। पहले यह प्रक्रिया त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा के रूप में होती थी, किंतु अब सतत मूल्यांकन होने लगा है जो टेस्ट के रूप में होता है। इसमें हम करते हैं, यह तब आता है, इसमें सबसे पहले हम परीक्षण करते हैं। इसका प्रयोग शिक्षकों द्वारा किया जाता है, जैसे उपलब्धि परीक्षण, जो कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है। उपलब्धि परीक्षण में परीक्षक का नाम, लिखित उपलब्धि, प्रश्न, गुणों और छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के पद, परीक्षण का लिखित संपादन करके आंकलन किया जाता है। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा बालकों की बुद्धि, लब्धि, अभिक्षमता, रुचि, व्यक्तित्व परीक्षण का आंकलन करके कुछ उदाहरणों द्वारा मार्ग प्रशस्त किया जाता है। अभिव्यक्ति करते हैं। अभिव्यक्ति परीक्षण में मनुष्य की आवश्यकताएं, अंतर्बोध और अनुक्रियाओं का मापन किया जाता है। फिर परीक्षण प्रशासन, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही रूपों में किया जा सकता है। परीक्षण का अंकन करने के लिए कुछ कार्ड्स और चित्रों के माध्यम से एक एक करके विश्लेषण किया जाता है, जिसमें कुछ तथ्यों जैसे कथानक, विषय वस्तु या प्रतिमान, संपादन, संवेग, चिंता का स्वरूप, दबाव, आवश्यकताएं और द्वंद्व सुरक्षा द्वारा पता लगाकर परीक्षण की वैधता और विश्वसनीयता को ज्ञात किया जाता है। फिर परीक्षाएं आती हैं। परीक्षा में उपलब्धि परीक्षण 3 प्रकार से किया जाता है: मौखिक, ओरल, लिखित, रिटिन और प्रायोगिक एक्सपेरिमेंट के द्वारा। मौखिक में मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं जो लघु प्रश्न, अति लघु प्रश्न होते हैं। लिखित में निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। प्रायोगिक में परीक्षार्थियों के कौशलों का आंकलन, जैसे टीचिंग, गायन, नृत्य, विज्ञान के प्रयोग आदि कौशलों का प्रैक्टिकल के रूप में आंकलन किया जाता है। इसी प्रकार एक है खुली पुस्तक।
खुली पुस्तक में भी बालकों का परीक्षण किया जाता है। ये एक ऐसा परीक्षण है जो वर्तमान समय में परीक्षा की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में इस प्रकार के परीक्षण बहुत किए जा रहे हैं। इनमें छात्रों को कक्षाओं में पुस्तकें ले जाने की छूट होती है, किंतु परीक्षा भवन में किसी भी प्रकार की बातचीत या सहायता प्राप्त करने की छूट नहीं होती। इसकी यह विशेषता है कि तथ्यों के रटने या स्मरण करने की आवश्यकता नहीं होती। केवल विषय सामग्री को समझकर अपने तर्क चिंतन शक्ति का इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ कमियां भी आ जाती हैं, जैसे छात्र पढ़ने में रुचि नहीं लेते और वह पाठ्य पुस्तक की सहायता से अपना मूल्यांकन कराने का माहौल बना लेते हैं। इससे छात्रों की योग्यता का भी पता नहीं चलता। आता है मूल्यांकन का नंबर, क्योंकि मूल्यांकन मूल्यों का अंकन करना, किसी वस्तु या क्रिया के महत्व को कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर विशेष चिन्हों द्वारा प्रकट करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन के कुछ तत्व होते हैं, कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे पहली मापन, दूसरी मापन से प्राप्त सूचनाएं और आंकड़े। इसमें व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड निश्चित नहीं होते। मूल्यांकनकर्ता इन्हें अपनी दृष्टि से प्रयोग करते हैं, इसलिए यह व्यक्तिनिष्ठ मूल्यांकन हो जाता है, किंतु वैज्ञानिक मानदंडों का प्रयोग के आधार पर पूर्णतः स्पष्ट और निश्चित होते हैं, इसलिए इसे वस्तुनिष्ठ मानदंड कहते हैं। संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन में यद्यपि शैक्षिक मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है, क्योंकि इसमें शिक्षा नीति, शिक्षा योजना, शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण के साधन, छात्रों की मानसिक स्थिति, शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसके साथ साथ शिक्षा से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों, प्रशासक, संगठनकर्ता, शिक्षक और अभिभावकों की क्रियाओं का मूल्यांकन किया जाता है, जो 2 प्रकार से होता है, जैसे संरचनात्मक मूल्यांकन और प्रयोगात्मक मूल्यांकन। संरचनात्मक में सबसे पहले अपनी प्रस्तावित शिक्षा नीति, योजना और कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि का मूल्यांकन प्रारूप तैयार करके फिर पद की व्याख्या, विशेषताओं की सलाह लेते हुए, प्रत्येक पद की व्याख्या करते हुए, अंत में विशेषज्ञों से प्राप्त सहमति के आधार पर वरीयता क्रम में रखते हुए एक अंतिम रूप देकर मूल्यांकन विधि की संरचना की जाती है। प्रयोगात्मक में इसमें किसी पूर्व निर्मित चालू शिक्षा नीति या योजना के कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियां, शिक्षण सामग्री का मूल्यांकन करते हुए उसकी उपयोगिता की जांच करके प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है। फिर विशेषज्ञों की सहमति के आधार पर मानकों और सांख्यिकी गणनाओं को परखते हुए कोई योजना, नीति या कार्यक्रम को परखकर आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। इस प्रकार हमारा प्रयोगात्मक मूल्यांकन भी हो जाता है। मात्रात्मक रूप से मुख्य रूप से छात्रों की संख्या, लंबाई तथा भार को देखते हुए उनकी विशेषताओं का मापन किया जाता है, जो कि विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है, जैसे डॉक्टरों द्वारा चेकअप करना, दूरदृष्टि या निकट दृष्टि या श्रवण शक्ति का मापन करना। यह मात्रात्मक शिक्षा के क्षेत्र में मात्रात्मक मूल्यांकन होता है। इसी प्रकार गुणात्मक में बालकों के मन मस्तिष्क को समझकर अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली द्वारा श्रेणी मापनी के द्वारा चेकलिस्ट, क्रमिक ग्राफिक, छात्रों द्वारा निर्मित वस्तुओं, अभिलेख, डायरी, दैनिक संचित अभिलेख, रोशा, शाही धब्बा, परीक्षण आदि साइकोलॉजिकल तरीके से जो हम टेस्ट करते हैं वह गुणात्मक परीक्षण कहा जाता है। शैक्षिक उपकरणों की विशेषताएं होती हैं कि आवश्यक रूप से वैध होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ हो, मानकों पर खरा उतरने वाला हो, व्यापकता लिए हुए हो, व्यवहारिक हो। इस प्रकार शैक्षिक परीक्षण किए जाते हैं। शैक्षिक परीक्षण मनोवैज्ञानिक परीक्षण
और उपलब्धि परीक्षण या निदानात्मक उपचार करते हुए छात्रों की उपलब्धियों और शैक्षिक कठिनाइयों का मापन किया जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से बुद्धि, अभिक्षमता और व्यक्तिगत परीक्षण आता है। यद्यपि इन परीक्षणों को उनकी प्रकृति के आधार पर ही मापा जा सकता है, जैसे मौखिक, लिखित और प्रायोगिक, जो पहले बताया जा चुका है। इसके लिए 2 प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जैसे शाब्दिक परीक्षण, चाहे लिखित रूप में हो या मौखिक रूप में। अशाब्दिक परीक्षण, जिसमें भाषा का प्रयोग न करके सांकेतिक रूप में किया जाए, दृश्य, चिन्हों, चित्रों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार रचना के आधार पर जो परीक्षण किया जाता है, सामान्य परीक्षण शिक्षक द्वारा निर्मित होता है, जिसमें छात्रों की साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाओं को विश्वसनीय और वैध बनाने का प्रयास किया जाता है। मानवीकृत परीक्षण होते हैं, इसमें विषय विशेषज्ञों द्वारा निर्मित परीक्षण होते हैं, जिनमें मनोवैज्ञानिक क्षमताओं, बुद्धि, अभिक्षमता और व्यक्तित्व के मापन के लिए कुछ परीक्षण तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार निबंधात्मक, लघु उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के द्वारा छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे ये उपलब्धि परीक्षणों का निर्माण किया जाता है इसमें, जैसा कि विद्यालयों में शिक्षण कार्य नियमित रूप से चलता है। अब छात्रों के विद्यालयी विषयों के अध्ययन द्वारा होने वाले ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक परिवर्तनों को मापने के लिए कुछ परीक्षण तैयार किए जाते हैं। उन्हें उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। अतः इनके द्वारा छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान और कौशलों में निपुणता लाई जाती है। रुचियों और अभिवृत्तियों का विकास करके व्यवहार में परिवर्तन करते हुए सीखे हुए ज्ञान को नई परिस्थितियों में उपयोग करने योग्य बनाया जाता है, जो 2 प्रकार के होते हैं, एक शिक्षक द्वारा, एक मानवीकृत। इस प्रकार हम सीखे हुए ज्ञान को अन्य जगह पर जब व्यवहार में परिवर्तन लाते हुए प्रयोग करते हैं, तो वह हमारा परीक्षण के आधार पर ही निकला हुआ मूल्यांकन होता है। यूनिट 3 में आपका आता है उपलब्धि परीक्षणों का मानकीकृत करना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य रूप से बने परीक्षण को वैलिड या विश्वसनीय या तथा वस्तुनिष्ठ बनाती है। यह कार्य 6 पदों में किया जाता है। नंबर 1, परीक्षण का निर्माण करना। नंबर 2, प्रारंभिक प्रश्नों का चयन करना। नंबर 3, पदों का विश्लेषण करना। और नंबर 4, पदों की कठिनाइयों का स्तर ज्ञात करना। नंबर 5, ये सब सांख्यिकी के सूत्रों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त उपलब्धि परीक्षण 3 आधार पर भी किया जा सकता है, जैसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, लघु प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस प्रकार परीक्षण का मूल्यांकन करके परीक्षण के अंतिम रूप की रचना करके परीक्षण के लिए एक निर्देशिका तैयार की जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी उपलब्धि परीक्षण पूर्ण रूप से वैध या विश्वसनीय या वस्तुनिष्ठ और विभेदीकरण नहीं हो सकता। यह तो हम उसे मानवीकृत करके स्वयं ही बना सकते हैं या उसका निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भावात्मक पक्षों का प्राय अभाव रहता है। कोई भी अपने भावों को इसमें नहीं डाल सकता। यह परीक्षण वैधता या कसौटी पर खरा किस तरह उतरता है? शिक्षा के क्षेत्र में किसी परीक्षण का निर्माण छात्रों के कुछ विशेष गुणों, योग्यताओं या चरों के मापन के लिए किया जाता है। यह परीक्षण तभी वैध माना जाता है जब वह इस प्रकार बनाया जाए या निर्माण किया जाए उसका कि जिन योग्यताओं और गुणों का हमें मापन करना है, इसके प्रकार क्या हैं, इसकी विषय वस्तु की वैधता क्या है, इसमें पूर्व कथन, विषय वस्तु की वैधता, अनुभाविक वैधता, रचनात्मक वैधता, आंतरिक और बाह्य वैधता, रूप वैधता, तार्किक वैधता और पद वैधता, समवर्ती वैधता, पूर्व कथन वैधता आदि पर बनाई गई एक प्रशिक्षण प्रणाली होनी चाहिए। इन सब के लिए परीक्षणकर्ता को सांख्यिकी द्वारा ज्ञात करना होता है। वैधता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, जैसे मापन का उद्देश्य क्या है,
विषय वस्तु का महत्व कितना है, प्रश्नों के प्रकार कैसे हैं, उनकी कठिनाई का स्तर क्या है, भाषा किस प्रकार की है, परीक्षण की लंबाई, परीक्षण के निर्देश, समूह या व्यक्ति की संस्कृति तथा प्रतिक्रिया आदि सब ध्यान रखना होता है। इसके बाद परीक्षण की क्रॉस वैधता करनी चाहिए जिससे यह ज्ञात किया जा सके और पुनः निरीक्षण करके उद्देश्यों या लक्ष्यों की सीमा का पता लगाया जाना चाहिए, कहाँ तक वे उद्देश्य पूरे हुए हैं, अन्यथा परीक्षण की वैधता बढ़ाई जाती है। परीक्षण की विश्वसनीयता के लिए जिस सीमा तक वह चर त्रुटियों से मुक्त होता है तथा परीक्षण जिन गुणों के मापन के लिए बनाया गया है वह उसका सही मापन करता है तो परीक्षण के इसी गुण को उसकी विश्वसनीयता कहते हैं। अब यह ज्ञात करने के लिए कि परीक्षण का पुनर्निरीक्षण विधि का प्रयोग, समान प्रारूप, अर्धविच्छेद विधि, तर्क युक्त समानता विधि, त्रुटि विधि आदि का भी प्रयोग किया गया है या नहीं, इसको प्रभावित करने वाले कारक लंबाई, कठिनाई का स्तर, वस्तुनिष्ठता, योग्यता तथा प्रसार या और गतिशीलता होते हैं। इस प्रकार मानक क्या हैं, इसके मानक मीन्स नॉर्म्स क्या होते हैं, यह छात्रों के समूह द्वारा परीक्षण पर प्राप्त निष्पादन स्तर होता है। जैसे मनोवैज्ञानिक मापन की व्याख्या करने के लिए कक्षा आयु, कक्षा, शतांश मानवीकृत नॉर्म्स होते हैं। इनकी विशेषता यह है कि नवीनता, सार्थकता, तुलनीयता, प्रतिनिधित्वता तथा अच्छे मानक का चयन करते समय छात्रों के गुणों और योग्यताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार हमारे परीक्षण की वैधता की कसौटी खरी उतरती है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए, सांख्यिकी का प्रयोग करते हुए हमें साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक रूप से कुछ परीक्षण करने होते हैं जो हमारे रिसर्च का हिस्सा होते हैं, जिसके आधार पर हम व्यक्ति का मापन, मूल्यांकन और उसकी परीक्षण की वैधता को स्पष्ट कर सकते हैं। फोर्थ यूनिट में हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा में सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन। सांख्यिकी का अर्थ है संख्याओं से संबंधित, अर्थात जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी समस्या के लिए प्रदत्त आंकड़ों का संकलन करना, संपादन करना, वर्गीकरण करना, संक्षिप्तीकरण करना, प्रस्तुतिकरण करना, विश्लेषण करते हुए व्याख्या करने की आधुनिक विधि, जिसमें दो प्रकार के आंकड़े होते हैं, गुणात्मक और संख्यात्मक। अब इसमें गुणात्मक आंकड़ों को भी संख्यात्मक आंकड़ों में परिवर्तित करके उनकी व्याख्या की जाती है। अतः सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष की जानकारी के लिए संख्यात्मक आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, तुलना और व्याख्या करने की विधि होती है। इसकी यह विशेषता है कि नंबर 1 गुणात्मक आंकड़ों को संख्यात्मक में परिवर्तित करना, नंबर 2 आंकड़ों को सारणीकृत करके संक्षिप्त करना, नंबर 3 समूहीकरण करते हुए तथ्यों को जानना, नंबर 4 तत्वों का संकलन और व्याख्या करना, नंबर 5 व्याख्या को तार्किक बनाना, नंबर 6 न्यायदर्श यानी जो सैंपल है उससे प्राप्त सूचनाओं का समष्टि यानी पूर्णता की ओर ले जाना सूचनाओं को, और नंबर 7 व्याख्या के आधार पर भविष्यवाणी करना। शिक्षा के क्षेत्र में हम सामान्य उद्देश्य के रूप में आंकड़ों का संकलन, व्यवस्थीकरण, वर्गीकरण, सारणीयकरण, रेखाचित्रण, आंकड़ों का प्रदर्शन, व्याख्या और भविष्य कथन करते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्यों में शैक्षिक नियोजन, प्रशासन, संगठन, वर्गीकरण, उसकी व्याख्या, उसका मूल्यांकन करने के बाद परीक्षण पदों की वैधता और विश्वसनीयता का पता लगाते हैं। इस प्रकार सांख्यिकी की उपयोगिता और महत्व हमारे आधुनिक जीवन में सभी क्षेत्रों की समस्याओं को समाधान करने के लिए किया जाता है। शोध के कार्यों में, समाज तथा राज्य के विकास में सांख्यिकी का बहुत ही महत्व है। शैक्षिक नियोजन, प्रशासन, वर्गीकरण, मूल्यांकन, विश्लेषण, व्याख्या, वैधता, विश्वसनीयता, तुलना, भविष्यवाणी करना,
व्यावसायिक और शैक्षिक निर्देशन देना आदि। इन सब के लिए कुछ पद होते हैं जो समष्टि, पॉपुलेशन, न्यायदर्श, चर, आंकड़े, प्राप्तांक, सीमाएं, आवृत्ति, इस तरह से आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है। आंकड़ों का वर्गीकरण करने के लिए किसी वस्तु, प्राणी के विषय में गुणात्मक और मात्रात्मक तथ्यों को सांख्यिकी भाषा में आंकड़े कहते हैं, जिसका अर्थ है किसी वस्तु या प्राणी की विशेषता का गणितीय मान। यह दो प्रकार का होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक, जो विभिन्न तालिकाओं और सूत्रों के माध्यम से निकाला जाता है। इसका उद्देश्य समूह विशेष की प्रवृत्ति को स्पष्ट करना होता है। तालिकाओं का सारणीकरण करके आवृत्तियों द्वारा टैली करके निकाला जाता है। आंकड़ों को रेखीय प्रदर्शन द्वारा भी दर्शाया जा सकता है, स्पष्ट किया जाता है। वर्ग और ग्राफ के माध्यम से बिंदुओं तथा रेखाओं द्वारा आपने देखा होगा अंकित करके देखा जाता है। कुछ चित्र तैयार किए जाते हैं। इसकी उपयोगिता का जहाँ तक सवाल है, इसको जनसाधारण के समझने योग्य बनाकर सरल और स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार वृत्त आरेख होता है। गोले में प्रदत्तों को वृत्त में रेखांकित करके इसमें वृत्त को केंद्र बिंदु मानकर 360 डिग्री कोण के पैमाने से तैयार किया जाता है। इसे केंद्रीय कोण, केंद्रीय रेख भी, आरेख भी कहते हैं। इसका उपयोग आंकड़ों का वास्तविक मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, किंतु इसके द्वारा सांख्यिकी की व्याख्या नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त आवृत्ति, दंडाकृति, आवृत्ति बहुभुज, आवृत्ति चक्र आदि का भी प्रयोग आंकड़े एकत्र करने के लिए किया जाता है। केंद्रवर्ती मान में मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक जो हमारे सांख्यिकी के सूत्र हैं, वे किसी संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व प्राप्तांक होते हैं। इसके आसपास ही उस समूह के अधिकतर प्राप्तांक केंद्रित होते हैं। इनका उपयोग समूह की कुल योग्यता को संक्षिप्त रूप से समझने के लिए, प्राप्तांकों की केंद्रीय प्रवृत्ति के स्तर को जानने के लिए, प्राप्तांकों की तुलना करने के लिए और कुछ परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए होता है। यूनिट में आपका आएगा सांख्यिकी से ही संबंधित है विचलन मान, विस्तार, चतुर्थांश, मध्यमान। किसी समूह या व्यक्ति के प्राप्तांकों की व्याख्या करने और दो या दो से अधिक समूहों की उनके प्राप्तांकों के आधार पर आपसी अंतर को सांख्यिकी भाषा में विचलन मान कहते हैं, जो कई प्रकार से मापा जाता है, जैसे विस्तार से, चतुर्थांश विचलन से, मध्यमान विचलन से और मानक विचलन से। विस्तार से मापने के लिए समूह के प्राप्तांक जितने फैले होते हैं उसे उस समूह का विस्तार कहते हैं, जो एक सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। चतुर्थांश किसी समूह के सभी प्राप्तांकों को 4 भागों में बांटकर जो मान निकाला जाता है वह चतुर्थांश कहलाता है। मध्यमान किसी समूह के मध्यमान को आधार मानकर उसके प्राप्तांकों के विचलनों से जो औसत लिया जाता है वह मध्यमान विचलन कहलाता है। इस प्रकार मानक विचलन किसी समूह के प्राप्तांकों के मध्यमान से प्राप्तांकों के विचलनों के वर्ग के औसत के वर्गमूल को मानक विचलन कहते हैं। इस प्रकार ये सब सांख्यिकी के द्वारा निकाले जाते हैं। इसी तरह शतांश मान और शतांश क्रमांक भी होता है, जिसको 100 का प्रतिशत बोलते हैं। किसी समूह में शतांश मान यह प्रकट करता है कि उस समूह में उससे नीचे कितने प्रतिशत प्राप्तांक हैं। इसको प्रतिशतांक भी कहते हैं। दशांश मान 10 के साथ आता है। इसमें प्राप्तांकों में केवल 10 भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को दशांश मान कहते हैं। चतुर्थांश मान में
समूह के सभी प्राप्तांकों को केवल 4 भागों में बांटकर चतुर्थांश मान निकाला जाता है। सहसंबंध गुणांक में दो चरों के बीच पाए जाने वाले संयुक्त संबंध हैं, जिनमें किसी वस्तु, समूह या घटना के एक चर में होने वाले परिवर्तन से दूसरे चर में होने वाले परिवर्तन से तात्पर्य है। यह धनात्मक तथा ऋणात्मक 2 प्रकार से हो सकता है। इस विधि का प्रयोग शोध के कार्यों में किया जाता है। इस प्रकार आपका जो ये फिफ्थ पेपर है, इसमें आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखे हुए ज्ञान का आपका असेसमेंट करना होता है। इस तरह से सभी छात्र अपने इस पेपर को अच्छी तरह तैयार करें।